जानते हैं जो पिछले 2-3 सालों से पेपर का पैटर्न बहुत चेंज कर दिया गया है। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन करके आंसर के एक विकल्प नहीं देता है। कम से कम 5 विकल्पों आपके सामने रखता है और ऐसा लगता है कि जो पांचों विकल्प हैं वो सभी के सभी सही है। ऐसे में पूरे सिलेबस की डीप में स्टडी करके फुल मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और अगर हम काव्य शास्त्र को सबसे पहले कवर करते हैं तो हम 10 मार्क्स को इजीली कवर कर सकते हैं। और इसमें हमें सिर्फ कवि की रचनाएं, कवि कौन सी सदी में आए हैं और उनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करना है। तो हम अरस्तु से शुरू करते हैं कि अरस्तु कौन थे। अरस्तु जो थे वो 367 में एथेंस में प्लेटो की अकादमी में आए थे। वो 20 वर्षों तक प्लेटो के संपर्क में रहे थे और उनके मन पर सुकरात और प्लेटो की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था। अब आप किसी के साथ भी रहोगे तो उसकी विचारधारा का आपके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। और अरस्तु ने जो 2 पुस्तकें लिखी है वो है रिटोरिक अलंकार शास्त्र और पोएटिका जो है काव्य शास्त्र। अब अरस्तु के द्वारा जो त्रासदी का सिद्धांत है उसको देखेंगे हम। त्रासदी क्या है? त्रासदी एक ऐसे कार्य का अनुकरण है जो गंभीर है, स्वतः पूर्ण है और जिसका एक निश्चित विस्तार है। त्रासदी क्या है? एक ऐसे कार्य की नकल है, मतलब कोई हम ऐसे कार्य की नकल करते हैं जो गंभीर भी है और अपने आप में पूर्ण है और जिसका हम एक निश्चित विस्तार करते हैं। मतलब नहीं जो त्रासदी होगी नहीं ज़्यादा उसका विस्तृत वर्णन कर सकते हैं, नहीं उसका कम वर्णन कर सकते हैं, एक निश्चित विस्तार करना है उसका। यह अनुकरण एक ऐसी भाषा में है जो कलात्मक अलंकारों से सब प्रकार से सजी हुई है। इसमें सारे के सारे अलंकार जो है वो लेके रखे हैं उन्होंने। इसमें भाषा लय आएगा और जो कलात्मक अलंकार हैं वो विविध प्रकार के नाटक के विभिन्न भागों में भाषा के स्तर पर पाए जाते हैं। यह अनुकरण कार्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब ये जो अनुकरण करेंगे, ये जो नकल करेंगे, ये हम एक जैसे हम कोई कार्य करते हैं ना उसके रूप में करेंगे। और इसको हम वर्णात्मक रूप में नहीं हमें प्रेजेंट करना है। उसको कैसे करना है? सिर्फ एक छोटे से नाटक के रूप में उसको लेना है। यह अनुकरण करुणा और भय के संचार से मनोभावों को उत्तेजित करके पुनः उसका उचित विवेचन या समायोजन करता है। अब ये जो हम नकल करेंगे इसमें करुणा और भय का संचार होगा। यहाँ तो उस जो भी वो त्रासदी होगी, ट्रेजेडी होगी, उसमें क्या होगा? दुख दिखाया जाएगा आपको, भय दिखाया जाएगा और उसके द्वारा उसके बाद जो उसका आखिरी में विरेचन होगा उसमें आपको उसमें खुशी प्राप्त होगी। आखिरी में वो चीज़ आपसे डर आपका जो होगा, दुख और डर निकल जाएगा। इस प्रकार अरस्तु ने विरेचन का प्रयोग त्रासदी कार्य बतलाने के संदर्भ में किया है। अब इसकी डेफिनेशन को हम ऐसे देखते हैं। अब इसको हम डेफिनेशन के इसमें देख सकते हैं। त्रासदी कार्य व्यापार मानवीय क्रियाकलाप का अनुकरण है। जो त्रासदी हो क्या है? एक कार्य व्यापार है। कार्य व्यापार को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि एक मानवीय क्रियाकलाप है। मतलब मानव के द्वारा जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उसका अनुकरण है। मतलब मानव के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं एक उसकी नकल है। कार्य व्यापार गंभीर है, पूर्ण है और विस्तृत होता है। कार्य व्यापार कैसा होता है? जो भी मानवीय क्रियाकलाप होगा, जो भी नकल की जाएगी वो अपने आप में गंभीर होगी, पूर्ण होगी और पूरा उसका विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। कार्य व्यापार अभिनय होता है। मतलब हम जो कार्य करेंगे उसका हम एक अभिनय करेंगे पूरी की तरह, कि जैसे कोई खेल खेला जा रहा है या कोई नाटक को हम खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। इसकी भाषा लय सामंजस्य गीत से समन्वित होती है। मतलब भाषा होगी इसमें और जो भी इसमें नाटक प्ले किया जाएगा त्रासदी में वो उसमें वाक्यों में आपस में तारामय होगा। मतलब तारामय होगा मतलब उनमें सीक्वेंस रहेगा। ऐसे नहीं कि हम कोई भी बात कह रहे हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं है एक दूसरे से। कार्य व्यापार में करुणा और भय को उत्तेजित कर उनका विरेचन करता है। ठीक है। अब उसका बोल रहे हैं कि परिभाषा को ये त्रासदी के 6 तत्व बताए गए हैं। उसमें आएगा कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना और गीत
प्रदर्शन और दृश्य। तो कथानक क्या होता है? कथानक वह होता है, कथानक को आप एक कहानी या उसमें वो नहीं ले सकते हैं कि कथानक क्या है। कथानक को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी घटना का की हम संरचना करते हैं, घटनाओं को जैसे के तैसे रख देना ही कथानक नहीं होता है। उसकी पूरा पूरी योजना में उसको क्रम में रखना है, व्यवस्थित रखना है, और उसमें आपस में संगति होनी चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, या उसको क्रम में होना चाहिए, आपस में बातों का कनेक्शन होना चाहिए। चरित्र, चरित्र कैसा होना चाहिए? चरित्र अच्छा होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बुरा चरित्र लेंगे तो हम हमेशा, आपने देखा है कि किसी भी व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है तो हम उससे ही प्रेरित होते हैं। अगर उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं होता है तो हम उससे प्रेरित नहीं होते हैं। तो चरित्र कैसा होना चाहिए? शीलवान होना चाहिए। अब उसके द्वारा जो भी ये त्रासदी हुई है उसमें जितने भी हमने बताए हैं, नाटक को एक्सप्लेन किया गया है, तो वो सब क्या है? वो अरस्तु ने उनको विचार कह के संबोधित किया है। पद योजना मतलब पदों की जो योजना है उसको क्रम वाइज उन्होंने प्रस्तुत किया है। उसमें गीत की भी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, और जो उसके दृश्य हैं उसको भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। तो इसके 6 तत्व हैं: कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत और प्रदर्शन और दृश्य। अब आगे देखेंगे। विरेचन, विरेचन क्या होता है? अब विरेचन क्या है? अरस्तु का विरेचन सिद्धांत मूल रूप से भावनाओं से संबंध है। अभी हमने ऊपर त्रासदी देखा, त्रासदी में क्या आएगा? करुणा और भय आएगा, और उसमें हम मानवीय क्रियाकलापों को लेते हैं। अब इसमें विरेचन क्या होता है? अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है वो मूल रूप से भावनाओं से संबंध है, कि जो आपकी भावनाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए। प्रत्येक विद्वान ने इसकी अलग अलग व्याख्या अपने ढंग से प्रस्तुत की है, पर इसके लिए कोई एक परिभाषा नहीं बनाई गई है, क्योंकि आप भावनाओं को परिभाषा के रूप में नहीं बता सकते हैं। भावनाओं को आप सिर्फ फील कर सकते हैं ना। अरस्तु ने इस शब्द के लिए कैथार्सिस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अभिप्राय है रेचन, विरेचन या परिष्करण होता है। मूलतः इस शब्द का संबंध चिकित्सा शास्त्र के औषधि विज्ञान से लिया गया है। अब जो अरस्तु थे वो वैद्य और काव्यशास्त्र होने के कारण अरस्तु ने इन शब्दों का प्रयोग काव्यशास्त्र में भी किया है, जिससे हम दमित भावनाओं से उत्पन्न मानसिक विचारों को औषधि भी कह सकते हैं। मतलब जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है और उसको जो एक दवाई दे दी जाती है और उसके द्वारा वो ठीक हो जाता है, उसको आप विरेचन कह सकते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मनोवृत्तियों पर आश्रित सभी भाव अवचेतन मन में सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं, और यदि इसका परिष्कार न किया जाए तो हमें अनेक मानसिक रोग और कुष्ठता उत्पन्न हो जाने की संभावना रहती है। वही मैंने बताया ना कि अगर आप कोई बीमार हैं तो अगर हमने दवाई नहीं लिए, अगर हमने दवाई नहीं लिए तो हम परेशान हो जाते हैं, हम और बीमार हो जाते हैं। तो हमारे द्वारा जितने भी, अगर किसी व्यक्ति को मानसिक रोग है और उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम एक औषधि के रूप में उस चीज़ को, मतलब औषधि को हम विरेचन के रूप में संबोधित कर सकते हैं। अंत्य अरस्तु का ये जो सिद्धांत है वो मानसिक भावों और वासनाओं के परिष्करण और शुद्धिकरण का अवसर एवं माध्यम प्रदान करता है। काव्य और काव्यशास्त्र में लक्ष्यार्थ के रूप में प्रयुक्त इस सिद्धांत को मानसिक रोगों की औषधि कहना समीचीन प्रतीत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है त्रासदी में? अब जो हमने पढ़ा ना उसको फिर से हम देखेंगे कि त्रासदी में कार्य का अनुकरण, गंभीरता एवं पूर्णता, निश्चित विस्तार होता है, अलंकारित भाषा होती है और विभिन्न भागों में भाषा की विविधता होती है, दृश्यात्मक स्वरूप रहते हैं और करुणा और भय के दृश्यों की योजना और संवेगों का समुचित परिष्करण होता है। अब लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि त्रासदी प्रथम कार्य का अनुकरण है या सोचने विचारने तथा इच्छा शक्ति के संपन्न जीते जाते मनुष्य का क्रिया व्यापार है। मतलब कोई एक मनुष्य है जो उसके साथ एक्टिविटी हुई है उसको बता रहा है वो, कि क्रियाशील विवेक संपन्न मनुष्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण
त्रासदी की पहली शर्त है। मतलब त्रासदी में क्या करेंगे कि मनुष्य जो एक जीता जागता है, जो उसने अब उनके साथ कोई घटना हुई है, उसको उन्होंने त्रासदी में एक्सप्लेन किया है कि किसी मनुष्य के जीवन की घटना का उल्लेख जब हम करते हैं तो बिना कहे चरित्र और विचार का समावेश इससे हो जाता है। मतलब अगर हम किसी मनुष्य की घटना का उल्लेख करेंगे तो उसके उस चरित्र के साथ उसके क्या विचार का समावेश हुआ है वो सब उसमें आ जाएगा। घटना के मूल में कोई ना कोई चरित्र अवश्य होता है। चरित्र के इर्द गिर्द की घटना जब संपन्न होती है और चरित्र के साथ ही इसमें विचारों का भी समावेश होता है। इस प्रकार कार्य का अनुकरण करके अरस्तु ने कथा वस्तु, घटना अथवा कार्य और चरित्र और विचार, इन सब तीन तत्वों को इस परिभाषा द्वारा संकेत किया है। मतलब कथा वस्तु आएगी, घटना आएगी, कार्य आएगा, चरित्र आएगा और विचार आएगा। इन सब को उन्होंने संकेत किया है। कार्य में गंभीरता तथा पूर्णता होनी चाहिए, हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा। और त्रासदी में घटनाएं कथावस्तु के रूप में इस प्रकार समाहित होनी चाहिए, उसमें जीवन का पूरा हिस्सा अपनी पूर्णता के साथ प्रतिबिंबित दिखाई पड़ता है। मतलब जीवन का एक जो हिस्सा होता है वो पूरी तरह से आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा, उसका पूरा एक भाग। इस विशेषता के साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसका विस्तार बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। हमने देखा है कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, कम विस्तार करके, पर वह पूर्ण होना चाहिए। अरस्तु ने सौंदर्य को परिभाषित करते हुए कई स्थानों पर बताया है कि सौंदर्य का एक निश्चित आकार, अनुपात और औचित्य होता है। अंततः इतना अधिक विस्तार कि कथावस्तु और चरित्र दर्शकों के मन में समा ही न सकें, त्रासदी के लिए शामिल नहीं है। मतलब हम कथावस्तु को और चरित्र को दर्शकों के मन में ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि छोटी बात कह के वो बात उनके अंदर समा जाए। दृश्य ऐसे हों कि चरित्र अधिक से अधिक सक्रिय और जीवंत हो और वर्णात्मक हो, कथात्मक स्वरूप महाकाव्य के अनुकूल हो। त्रासदी को यथासंभव इससे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि हमको उसको वर्णात्मक एक्सप्लेन नहीं करना है। त्रासदी के दृश्य ऐसे हों जिससे मन में, दर्शक के मन में करुणा और भयानक रसों का संचार हो। क्योंकि जब एक व्यक्ति का, अगर हम किसी मानवीय दुर्बलता के कारण वो भयानक परिस्थिति में फंस जाता है कोई व्यक्ति, और वो दुर्दशा का शिकार हो जाता है, इस प्रकार के दृश्य भय और करुणा जगाते हैं। और त्रासदी में इन दृश्यों को देखकर दर्शक के मन में संवेग उत्पन्न होते हैं और आनंद की अनुभूति होती है। अब लास्ट ईयर क्वेश्चन को लिया गया है कि त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु है। त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से उठता है। हमने पहले ही लाइन में हमने ये देखा था कि त्रासदी जो है, जो उसका कार्य है वो गंभीर होगा, स्वतः पूर्ण होगा और निश्चित आयाम से युक्त होगा। मतलब उसके निश्चित विस्तार किया जाएगा। और त्रासदी कार्य की अनुकृति है, मतलब जो भी हम कार्य करेंगे, जो भी हम कार्य दिखाएंगे, उसका एक अनुकरण होगा, उसकी एक नकल होगा। और त्रासदी न तो कार्य व्यापार का वर्णन है और न ही प्रस्तुति है, तो सी तो होगा नहीं। और त्रासदी के 4 अनिवार्य अंग है। अब त्रासदी के हमने 4 अनिवार्य अंग नहीं पढ़े थे, हमने 6 अनिवार्य अंग पढ़े थे। उसमें कथानक था, चरित्र था, विचार, पद योजना, गीत और प्रदर्शन था। तो 4 भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर ई जो बोल रहे हैं, करुणा के द्वारा मनोविकार का उचित विरेचन त्रासदी का कार्य होता है। हमने अभी विरेचन के द्वारा देखा कि त्रासदी में उचित विरेचन होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और ई।